हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स अभी तक आपको 100% फ्री एजुकेशन देता आया है। घबराइए नहीं, आगे भी हम 100% ही आपको दे रहे हैं फ्री। यानी कि कुछ भी आपको इसके लिए रिपेमेंट नहीं करना, ना कोई पैकेज लेना, ना कोई कूपन लेना, बस आपको वीडियो देखनी है। ये सब तो आपको 100% फ्री मिल ही रहा है। इसके अलावा जैसे कि आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं कि मैग्नेट ब्रेन टेस्ट पेपर सीरीज जो है क्लास आपकी 3rd to 12th फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ये भी आपको 100% फ्री मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर आपको टोटल 100% फ्री एजुकेशन दी जाती है। इसके लिए आपसे कुछ भी नहीं लिया जाता। लेकिन अब मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए और भी कुछ लेकर आया है, जो आपकी पढ़ाई को मद्देनजर रखते हुए हम बहुत ही अच्छी चीज लेकर आए हैं। वो है, अब आपके लिए हम लेकर आए हैं बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स जो आपको मिल रही हैं, ये हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। ये भाई बुक्स तो बहुत सारी मिलती हैं, तो इसमें क्या नया है? नया है भाई, बहुत कुछ नया है जो आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। कैसे मदद करेगा, चलिए अब देखते हैं। जैसे हम कोई भी चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले हमने कोई चैप्टर लिया तो सबसे पहले हम क्या देखना चाहते हैं? सबसे पहले हम करते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन, फिर उसके आते हैं हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, फिर हम एमसीक्यूज करते हैं, फिर हम टेस्ट पेपर करते हैं, फिर हम सैम्पल पेपर करते हैं, फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं। तो देखिए, हमने किसी एक चैप्टर को हमने कितने स्टेप्स में काम किया ना, तो उतने ही स्टेप में आपके पास अलग अलग बुक्स हैं। मतलब कैसे? तो देखिए, सबसे पहले हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया, तो हमारे पास एक पूरी ऐसी बुक है जिसमें हमारे सारे ही चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेंगे। वो बुक हो जाएगी हमारी थ्योरी बुक। उसके बाद हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन किया, तो एक बुक हमारे पास क्या हो गई? एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुक। फिर उसके बाद हमने क्या किया? कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, तो एक बुक होगी कंप्लीट चैप्टर रिवीजन बुक। फिर उसके आगे हम जैसे हम करते हैं सैम्पल पेपर, तो एक बुक में हमारे पास पूरे सैम्पल पेपर्स हो गए। तो ये सारी ही बुक्स रेडी हैं, इनको आप प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कैसे? तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सामने एक लिंक दी है, उस लिंक को क्लिक करिए। उसके अंदर एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करिए, फिल करके सबमिट कीजिए। जब आप सबमिट कर देंगे तो हमारा एक टीम मेंबर आपसे बात करेगा इसके बारे में। तो बस इतने आसान तरीके से आप ये बुक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गई एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए वापस आ जाते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है मैग्नेट ब्रेन सैम्पल आपका टेस्ट पेपर सीरीज। अब ये जो टेस्ट पेपर आ रहे हैं, ये आपके हर एक चैप्टर के लेके हम आ रहे हैं। इसका पीडीएफ आपको पहले दे दिया जाता है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके सॉल्यूशंस लेकर आते हैं। तो अभी तक आपको जो है पीडीएफ मिल चुका है, आप सभी उसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद अब आपको देखना है इस जो भी सोल्यूशन है उसका हम देखेंगे, आपने जो सोल्यूशन किए हैं क्या वो सही है, क्या नहीं है, क्या गड़बड़ है, क्या कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, ये सब कुछ। और मान लीजिए आपसे कुछ मिस्टेक हो रही है तो आप उसी टॉपिक को दोबारा जाके पढ़ सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि भाई आज हम किस चीज़ का टेस्ट पेपर लेकर आए हैं, ये भी तो बताइए। तो आप सभी को पता है कि भाई हम हिंदी ही पढ़ाते हैं, तो हिंदी का ही होगा। सवाल उठता है क्लास का, तो चलिए क्लास भी देख लेते हैं कौन सी है, ठीक है। तो आज की क्लास है हमारी 12th हिंदी इलेक्टिव। बुक है अंतरा भाग 2, खंड है काव्य खंड। तो काव्य खंड में जो आज हम पाठ करा रहे हैं वो है पाठ 4, जिसके अंदर हमारे पास फिर से 2 कविताएं दी गई हैं, केदारनाथ सिंह द्वारा रचित हैं, बनारस और दिशा। तो बनारस कविता में बनारस में आए मौसम, वहाँ के अध्यात्म, सामाजिक जीवन, इन सभी का हमने बहुत ही अच्छे से जो है पढ़ा था। और दिशा में था कि किस तरीके से एक छोटे बच्चे के हिसाब से दिशा वहाँ होती है जहाँ उसका सोच जाती है। हिमालय किस तरफ है, तो उसने बताया था जिधर उसकी पतंग उड़ रही है उधर उसका हिमालय है। तो ये हमने दोनों ही अच्छे से पढ़ी थी कविताएं। तो हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लिया, एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख लिया, एमसीक्यूज देख लिया, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देख लिया। तो कई वे में हमने चैप्टर रेडी कर लिया अपना। तो अब टेस्ट दे लेते हैं कि देखें कितना रेडी हुआ है हमारा। तो टेस्ट पेपर मिल चुका है, अभी तक आप कर चुके होंगे, तो आपने देखा भी होगा। ये टेस्ट पेपर हमारे 2 फॉर्म में है, पहला है हमारा सब्जेक्टिव है और दूसरा है ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव। क्या है? काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पर काव्यांश दिए गए हैं, तो पहले काव्यांश पढ़ेंगे और फिर उस पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। कहीं सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट, ये आधा जल में है आधा मंत्र में है। तो किस तरीके से जब शाम होती है बनारस में, तो
तो कैसा वहाँ का माहौल होता है। पूरा शहर आरती में डूबा होता है, क्योंकि यहाँ कोई गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी की जो शाम संध्या आरती होती है उसमें लगभग पूरा ही शहर शामिल हो जाता है। और ये इसका शहर की बनावट ऐसी है, बनावट का तात्पर्य है कि यहाँ के लोग ऐसे हैं कि आधा यहाँ जल में है, अर्थात लोग यहाँ गंगा में आस्था रखते हैं और आधा मंत्रों में है। तो यानी कि यहाँ के लोग पूरी तरीके से आध्यात्मिक हैं। आधा फूल में है, आधा शव में है। अब आधा फूल में कैसे है, यहाँ पर जो क्या कहते हैं शवों पे जो फूल चढ़ाए जाते हैं और यहाँ पर जो प्रभु के चरणों पर फूल चढ़ाए जाते हैं, दोनों ही तरीके से फूल चढ़ाए जाते हैं, तो फूलों में भी है। और कहते हैं बनारस में मिले तो मरे, तो वहाँ अंतिम संस्कार हुआ तो मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो यहाँ शव में है, आधा नींद में है, आधा शंख में है। आधा शहर अगर सोया हुआ है तो आधा सुबह की आरती में शंख के साथ जग रहा है। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं भी है। तो हम यहाँ देखेंगे कि अगर इसको ध्यान से आप देखिए तो आधा है भी और आधा नहीं, मतलब कि आप पूरी तरीके से इस शहर को आध्यात्मिक होते हुए देख सकते हैं। अब प्रश्न क्या है, प्रस्तुत काव्यांश में किस समय का दृश्य पाठकों के समक्ष उपस्थित किया गया है। कैसा दृश्य है, प्रातः काल का, शाम का, दिन का या रात का। तो कैसा था, वो था सही सांझ, अर्थात शाम का दृश्य प्रस्तुत है। आरती के प्रकाश के समय बनारस की बनावट कैसी लगती है, सामान्य, शोर युक्त, विलक्षण या ज्वलंत। तो कैसी लगती है, जब शाम की आरती होती है तो वो विलक्षण लगती है, क्योंकि आरती का पूरा प्रतिबिंब नदी में पड़ता है और वो एकदम जाग उठती है नदी, ऐसा लगता है। बनारस शहर आधा मंत्र में कब दिखाई पड़ता है, कब दिखाई पड़ता है, मंत्रोच्चारण के समय, ध्यान मग्न होने पर, गंगा घाट में आते समय, शवों को गंगा ले जाते समय। तो ये आधा मंत्र में दिखाई देता है जब मंत्रोच्चारण होता है। भाई वहां पर देखिए ना, मंत्र जो आपके साधु है, संत हैं, पंडित हैं, ये सभी मंत्रोच्चारण बहुत ही उच्च स्वर में करते हैं। तो उस समय चारों तरफ आपको मंत्रोच्चारण की जो ध्वनि है वो बहुत ही साफ सुनाई देगी। प्रश्न संख्या 4 है, प्रस्तुत काव्यांश में किस आरती के विषय में उल्लेख किया गया है। कौन सी आरती के विषय में उल्लेख किया गया है, गंगा घाट पर सायंकालीन आरती, हनुमान मंदिर की आरती, प्रातःकालीन दुर्गा पूजा की आरती, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काव्यांश में आरती है गंगा घाट की संध्याकालीन यानी सायंकालीन आरती का। प्रश्न संख्या 5 है, काव्यांश में प्रयुक्त आधा शब्द का क्या अभिप्राय है। आधा जो शब्द कई जगह इस्तेमाल किया गया, आधा फूल में, आधा शव में, आधा नींद में, आधा शंख में, आधा मंत्र में, आधा जल में। इस आधा शब्द का क्या मतलब है, अधिकांश जनों की प्रत्येक गतिविधियों में उपस्थित होना, व्यस्त कार्यशैली के कारण कम लोगों का प्रत्येक गतिविधि में उपस्थित होना, ज्यादा आवाजाही ना होना, भीड़ भाड़ कम होना। तो यहाँ पर में जो काव्यांश में आधा शब्द लिया गया, इसका मतलब है अधिकांश जनों के प्रत्येक गतिविधि में उत्पन्न होना। तो जो बनारस के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इन कामों में लिप्त रहते हैं। कोई फूलों में व्यस्त है, कोई मंत्रों में, कोई गंगा नदी की पूजा में, तो कोई शव ले जाते समय, कोई नींद में है, तो कोई शंख की आवाज में मुक्त है। तो हर व्यक्ति किसी न किसी चीज में लिप्त है ही। इनमें से अधिकांश किसी न किसी कामों में व्यस्त रहते हैं। दूसरा काव्यांश है, जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के। तो अब यहाँ पर क्या बताया है कि ये जो बनारस है ये दो स्तंभों पर खड़ा है। एक कौन सा स्तंभ है आपका, राख का और रोशनी का। राख मतलब क्या हुई, यहाँ पर जो शवों को जलाने के उपरांत जो राख उत्पन्न होती है, ये वहां से तात्पर्य है। क्योंकि हमने बताया ना कि यहाँ पर मरने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। दाह संस्कार यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक तौर पर अच्छा माना जाता है। तो इसलिए इसको यहाँ पर राख की ढेरी बताते। एक इतनी राख की ढेरी होती है कि एक पूरा शहर ही इस स्तंभ पे, मतलब आप ये चीज समझ के चलिए कि यहाँ पर आप आस्था के लिए आते हैं, ईश्वर की आस्था के लिए आते हैं, इसीलिए यहाँ पर रोशनी की ऊंची अर्थात
जो है पूजा की, गंगा आरती की, काशी विश्वनाथ की, ये सारी चीज़ों की जो आरती वगैरह होती है वो अध्यात्म रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ है। और दूसरा स्तंभ है राख का स्तंभ है। और यहीं पर नीचे देखिए धुएं के और खुशबू के। खुशबू कहाँ जलती है? मंदिरों में। और धुएं कहाँ उठते हैं? शव के दाह संस्कार में। तो यहाँ पर ये जो शहर है ये इन दोनों ही कार्यों के लिए माना जाता है। आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ। शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। तो यहाँ पर क्या है, लोग इन सारे ही कार्यों में लिप्त रहते हैं। किसी भी भाई हमें मृत्यु तो होनी ही होनी है, ऐसा तो नहीं है कि मृत्यु नहीं होनी। तो हर किसी के व्यक्ति के जीवन में ये एक क्षण एक बार जरूर आता है। हम लोग कई बार दूसरे परिवारजनों की मृत्यु पर भी जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो व्यक्ति हैं वो इन सभी कार्यों में लिप्त हैं, आस्था में, पूजा अर्चना में लिप्त हैं, तो कहीं ना कहीं इन शवों के दाह संस्कार में भी लिप्त हैं। तो गंगा के जल में आस्था के लिए, हम आस्था के लिए भी गंगा के जल में जाते हैं और तर्पण के लिए भी गंगा जल में जाते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों ही कार्यों के लिए गंगा को मानते हैं। और कहते हैं ना, बहुत ही धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होते हैं तो हम बोलते हैं कि गंगा में डुबकी लो। उसी तरीके से क्या होता है, मरने के पर्यंत जो है आपकी अस्थि विसर्जन है, तर्पण है, ये सभी कहाँ किए जाते हैं? गंगा नदी में ही किए जाते हैं। तो ये एक तरीके से गंगा नदी में, जो इन्होंने बोला ना, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर, अर्थात व्यक्ति एक पैर जो जाता है, दूसरा व्यक्ति किसी और कार्य से जाता है, लेकिन सभी वहाँ पर आस्था के कारण ही जाते हैं। बनारस शहर किसका प्रतीक है? ऐतिहासिकता का, भौगोलिकता का, आध्यात्मिकता का या दार्शनिकता का? तो ये किसका प्रतीक है? वो है आपका आध्यात्मिकता का, क्योंकि यहाँ हम अपने आध्यात्म को लेकर जाते हैं, यहाँ आध्यात्म से हम रूबरू होते हैं। अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर पंक्ति का आश्रय है कि गंगाजल में स्नान करते समय एक टांग का ना होना, अन्य गतिविधियों से अनभिज्ञ होना, एक टांग पर खड़े रहकर सारे काम करना, शारीरिक विकलांगता का स्वतः ठीक हो जाना। तो यहाँ पर एक टांग से दूसरी टांग का बेखबर होने का तात्पर्य है अन्य गतिविधियों से अनभिज्ञ होना, यानी कि जब हम आस्था में आकर इस गंगा नदी में तर्पण करते हैं या पूजा अर्चना करते हैं तो हम अपनी सभी गतिविधियों से को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। आदमी के हाथ स्तंभ की भांति कब खड़े होते हैं? स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, किसी की सहायता करने के लिए, मंदिर की घंटी बजाने के लिए, सूर्य को अर्घ देने के लिए। तो कब खड़े होते हैं? जब वो सूर्य को अर्घ देता है। हम जब सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो हमारे ऐसे दोनों हाथ क्या होते हैं? ऐसे स्तंभ की तरह खड़े होते हैं। तो वही उन्होंने बताया कि स्तंभ की तरह भी वो हाथ खड़े होकर अर्घ चढ़ाते हैं। बनारस शहर में प्रत्येक व्यक्ति कैसे खड़ा है? धन के बल, शहर में लगे स्तंभों से टिककर, आस्था के संबल पर या एक टांग से। और वहां पर सभी लोग टिके हुए हैं आस्था के संबल पे, यानी कि सभी को आस्था है, ईश्वर में आस्था है, इसलिए उसी आस्था के बल पर, यानी कि सारे ही बनारसवासी आध्यात्मिक हैं और वो ईश्वर की पूजा अर्चना में विश्वास रखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, राख के स्तंभ से क्या अभिप्राय है? राख के स्तंभ से क्या अभिप्राय है? शवों की राख के ढेर, मिट्टी के ढेर, पूजा पाठ की सामग्री के ढेर या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राख के स्तंभ से तात्पर्य है शवों की राख से ढेर। जैसे हमने बताया ना, शवों के दाह संस्कार के इतने ज्यादा वहां दाह संस्कार होते हैं कि वहां राख के ढेर लग जाते हैं। अब आते हैं तीसरा हमारे पास काव्यांश है, हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल से बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैं पहली बार जाना हिमालय किधर है। तो भाई हमारे जो कवि हैं वो क्या हुआ, एक छोटे से बच्चे से स्कूल के बाहर मिलते हैं और वो पतंग उड़ा रहा होता है, उससे पूछते हैं हिमालय किधर है। तो उसके लिए हिमालय का तात्पर्य क्या था? बहुत ऊंचा पर्वत। तो उससे पूछा हिमालय किधर है, तो उसके लिए उस समय ऊंची क्या थी? पतंग थी। तो उसने बता दिया कि वो उधर है जिधर मेरी पतंग जा रही है। यहाँ बच्चों का बाल मनोविज्ञान दिखाया गया है कि सबके लिए अपना किसी भी चीज को देखने का अपना एक अलग अलग नजरिया या अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है।
वहां बच्चे के लिए ऊंचाई का तात्पर्य यानी कि हिमालय पर्वत ऊंचा है और उस ऊंचाई का तात्पर्य वो जोड़ पा रहा था पतंग से। यहाँ उसे दिशा का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसे ऊंचाई का से ज्ञान था, इसलिए उसने पतंग की दिशा में ही हिमालय की दिशा को बताया था। प्रश्न है, कवि किससे हिमालय की दिशा के विषय में पूछता है? ज्योतिष शास्त्री से, पतंग उड़ाते बच्चे से, भूगोल शास्त्री से या व्यापारी से? तो उसने किससे पूछा है? वो है पतंग उड़ाते बच्चे से। कवि के प्रश्न पर बच्चे के उधर उधर कहने का क्या अभिप्राय है? पतंग की उड़ान की दिशा में, उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, ज्ञान ना होने का संकेत में। तो उसे बोला उधर उधर। उधर उधर का क्या तात्पर्य है? जिधर उसकी पतंग है, यानी पतंग की उड़ने की दिशा में ही वो बोल रहा है उधर उधर। प्रश्न संख्या 13 है, प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या अभिव्यक्त किया है? वो क्या चीज बता रहे हैं? बाल सुलभ क्रीड़ाएं, बालकों का हास्यप्रद उत्तर, बाल मनोविज्ञान, बालकों की अनभिज्ञता। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है? वो है बाल मनोविज्ञान, अर्थात किस तरीके से बालकों की सोच होती है। बच्चे के लिए क्या आवश्यक था? हिमालय की दिशा बताना, कवि को उत्तर देना, पतंग का उड़ना या भाग जाना। वो बच्चा जो पतंग उड़ा रहा था उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था पतंग उड़ाना, तो उसके लिए वो इंपॉर्टेंट काम था, इसीलिए उसने जल्दी से बता दिया कि उधर उधर जिधर पतंग उड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्यांश का मूल भाव यह है कि क्या है? इसका मतलब आप केंद्रीय भाव कह सकते हैं, मूल भाव कह सकते हैं, क्या है? बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं, बच्चों को दिशाओं का ज्ञान देना आवश्यक है, बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देना आवश्यक है, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान स्वयं करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका मूल भाव है बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं, अर्थात हर कोई सच्चाई को अपने अपने नजरिए से देखता है, तो बच्चे भी उस चीज को अपने ही नजरिए से देखते हैं। अब हम आ गए हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, यानी कि अब जितने भी क्वेश्चन है इन्हें हमें डिटेल एक्सप्लेन करते हुए देना है। क्या है? बसंत कब आता है? विस्तार से समझाइए। अब हमें बताना है कि बसंत ऋतु कब आती है। तो देखिए, भारत में 6 ऋतुओं में से प्रथम ऋतु का नाम बसंत है। इसको ऋतुराज बसंत भी कहते हैं, यानी कि ऋतुओं का राजा होता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय मौसम सबसे सुहावना होता है। चैत व बैसाख मास में बसंत ऋतु का आगमन होता है। बसंत ऋतु के पहले से ही बसंत का आगमन हो जाता है। चैत मास के 40 दिन पूर्व बसंत पंचमी के त्योहार के दिन बसंत का आगमन माना जाता है। केदारनाथ सिंह की बनारस कविता के अनुसार लहरतारा और मडुआढी की ओर उड़ी धूल की आंधियों के साथ बनारस में बसंत का आगमन होता है। अब क्योंकि बनारस में कैसे आगमन होगा ये भी चीज है, तो बनारस में कैसे हो रहा है? धूल भरी आंधियों के साथ हो रहा है। प्रश्न संख्या 17 है, कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में के द्वारा कवि मुख्य रूप से क्या कहना चाहता है? अब इन 3 पंक्तियों से क्या बोलना चाहते हैं कि मतलब बिना किसी इन्फॉर्म को किए आप शहर में घुस जाओ, ऐसा नहीं। कहने का तात्पर्य है कि शहर के शाम के समय ये शहर पूरी तरीके से अध्यात्म में डूबा होता है, और उस समय आप अगर इस शहर में आते हैं तो आप भी आध्यात्मिक बन सकते हैं। तो देखिए क्या है, कवि बनारस शहर का वर्णन करने के क्रम में ये कहते हैं कि अचानक बिना किसी सूचना के उस शहर में जाने पे उस शहर के दैनिक कार्य गतिविधियां देखने को मिलेंगी। बनारस शहर की उत्सव जैसी गतिविधियां उस शहर की दैनिक गतिविधियां हैं, क्योंकि वहां पे गंगा आरती बहुत ही लार्ज स्केल पे होती है, वहां के लोग आध्यात्मिक है, पूजा अर्चना सभी कुछ बहुत ही, तो ये जो हमारी दैनिक गतिविधियां, जैसे हम लोग के यहाँ दुर्गा पूजा होगी, गणेश उत्सव होगा, ये सारी चीजें होती है, तो तब उस समय शहर में बहुत ज्यादा चहल पहल रहती है। लेकिन काशी में मतलब बनारस में हर समय ये जो है रहता है। कारण है क्योंकि वहां पर हर दिन उत्सव की तरह मनाया जाता है। बनारस शहर की उत्सव जैसी गतिविधियां और शहर की दैनिक गतिविधियां हैं तथा उसमें कोई परिवर्तन घटित नहीं होता है। बिना किसी सूचना के शाम के समय शहर में प्रवेश करने पर यह शहर अत्यंत आकर्षक दिखता है एवं इसकी गतिविधियां अपनी स्वाभाविक गति से चलती रहती हैं। तो यहाँ की जो गतिविधियां हैं वो कैसे हैं? स्वाभाविक गति से चलती हैं, जो उनकी रूटीन है उसी लाइफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। अब ये पूरी कविता का क्या मूल भाव है, यानी कि क्या बताना चाह रहा है, इस कविता में क्या क्या बताया गया है, उसे हमें यहाँ लिखना है। बनारस कविता में कवि ने यहाँ की सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया है। जो भी हमारी संस्कृति है वो हमें झलकती साफ दिखाई देती है।
इस शहर के साथ मोक्ष की अवधारणा जुड़ी है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर जो लोग मरते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे मोक्ष का तात्पर्य क्या होता है? हम जब मरते हैं तो फिर दोबारा किसी न किसी योनि में जन्म लेते हैं, फिर उस योनि में मरेंगे, फिर जन्म लेंगे। तो ये चक्र चलता रहता है, मरण जीवन, मरण जीवन, मरण जीवन। तो हम जरूरी नहीं कि मरने के बाद फिर से मनुष्य योनि में ही जन्म लें, हम किसी और योनि में भी जन्म ले सकते हैं। मगर यहाँ पर मोक्ष से तात्पर्य होता है मरने के के पश्चात अब हम किसी भी योनि में जन्म नहीं लेंगे। अब हमारी आत्मा क्या रहेगी? वो स्वर्ग में वास करेगी ईश्वर के समक्ष। ठीक है, तो इसलिए उसको मोक्ष कहा जाता है। गंगा में बंधी हुई नाव, एक ओर मंदिरों में तथा घाटों पर जलने वाले दीप तथा दूसरी ओर कभी ना बुझने वाली चिताग्नि, इसे एवं हवन इत्यादि से आने वाले धुएं को ही कवि ने बनारस कहा है। कि एक तरफ जहां पूजा अर्चना की सुगंध है, वहां दीपक जल रहे, तो दूसरी तरफ हर समय 24 घंटे चिताग्नि जलती रहती है और उससे धुआं उठता रहता है। यहाँ हर काम अपनी लय में होता है। यह बनारस का चरित्र है। बनारस आस्था, श्रद्धा, भक्ति, विरक्ति, विश्वास और आश्चर्य का मिला जुला रूप है। काशी की अति प्राचीन संस्कृति, अपनी आध्यात्मिक भव्यता तथा बनारस की आधुनिकता बनारस कविता में मौजूद है। यह कविता एक प्राचीन शहर की प्राचीनता की कथा कहती है। कवि ने अपनी कविता में इस शहर की दार्शनिक व्याख्या की है। तो क्या कह रहे हैं? तो जो आध्यात्म है, जो मान्यता है, वही हमें इस कविता में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस जो नहीं है उसे कौन कौन सी चीजें इस शहर में लाए हुए है? इस कथन से आपका क्या अभिप्राय है? जो चीजें नहीं है, ध्यान दीजिए, बनारस जो नहीं है उसे कौन सी चीजें इस शहर में लाए हुए है? तो मतलब जो चीजें नहीं हैं तब भी हम यहाँ पर महसूस कर पाते हैं, वो क्या है? बनारस किसी भी स्तंभ के खड़ा है, यानी कि कोई भी ऐसा सहारा नहीं है कि जिसके सहारे वो खड़ा हो। बनारस अपने आप में ही एक सहारा है। यहाँ चिताग्नि की राख तथा उसकी ऊंची उठी हुई लपटों की रोशनी के स्तंभ के सहारे खड़ा है। तो यहाँ पर जो अग्नि उठती है उसकी ऊंचे ऊंचे जो रोशनी है उनके सहारे खड़ा रहता है। अर्थात इन्होंने बनारस के अस्तित्व को कायम रखा है। तो यहाँ पर एक तरीके से अगर आप मानो तो कि यहाँ अध्यात्म है, तो दूसरी तरफ से ये भी मानो कि यहाँ पर लोग मरने के लिए भी आते हैं। यह आग, जल, धुएं, खुशबू तथा आदमी के उठे हुए हाथों के बने स्तंभों से खड़ा है। यह शहर किसी अलक्षित सूर्य को अर्घ देते हुए सदियों से गंगा के जल में एक टांग से खड़ा है। मतलब शहर को ये बताया गया है कि ये एक अलक्षित यानी कि एक लक्षण के रूप में सूर्य को अर्घ देता हुआ खड़ा है। बनारस प्रतीक है आध्यात्मिकता का। अपनी इन विभिन्न गतिविधियों से बनारस इस पृथ्वी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए। अब हमारे पास में काव्यांश क्या है? दिशा वाला। हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। तो ये हमारे पास में क्या दिया है? काव्यांश दिया है दिशा कविता का। अब इसका हमें काव्य सौंदर्य लिखना है। तो काव्य सौंदर्य देखिए हम किस तरीके से लिखेंगे। बच्चे के बाल मनोविज्ञान के अनुसार कवि ने बच्चे के अनुमान से दिए गए उत्तर को भी उसका यथार्थ मानकर उसे स्वीकार कर लिया। प्रस्तुत काव्यांश यह संदेश देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सोच सही लगती है। मतलब हम जो सोच रहे हैं वो एकदम सही है। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, आपके साथ होता है, आपके पेरेंट्स के साथ होगा, आपके फ्रेंड्स के साथ होगा। उनके हिसाब से जो हम सोच रहे हैं वो सही है। बालक का ध्यान अपनी पतंग की ओर केंद्रित था, इसलिए कवि के द्वारा पूछी गई हिमालय की दिशा भी उसने उधर ही बताई। इस काव्यांश की भाषा सहज और सपाट है। आकार में कविता लघु है किंतु अर्थ में गंभीर है। छंद विहीन है, इसमें कहीं पे भी छंद हमें देखने को नहीं मिला है। अलंकारों को स्थान नहीं है, शैली प्रयोगवादी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये इसका काव्य सौंदर्य, भाव्य पक्ष और कला पक्ष हमने दोनों बता दिया। और इस प्रश्न के साथ हमारा ये पूरा प्रश्न पत्र यहाँ समाप्त हुआ। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हम उसी तरीके से प्रिपेयर करते चलेंगे। अब आते हैं आज की इन्फॉर्मेशन पे। अब
मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आ रहा है बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए, और साथ ही इन्हें हमने अलग अलग कैटेगरी में आपके लिए रेडी किया है। अब रेडी तो कर दिया है, कैसी कैटेगरीज हैं भाई, जैसे कि हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो एक बुक हमारे पास क्या रहेगी, थ्योरी बुक। फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो एक बुक रहेगी हमारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुक। इसी तरह अलग अलग कैटेगरी में बुक रेडी है। इसे प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया है, यानी लिंक है, उसको आप क्लिक करेंगे, उसके अंदर एक फॉर्म है, उसको फिल करिए, सबमिट करिए, और सबमिट आप जैसे ही करेंगे उसके बाद हमारा एक टीम मेंबर आपसे बात करेगा इस बुक के रिकॉर्डिंग। तो आप ऐसे बुक प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और अपनी पढ़ाई को अच्छा बना सकते हैं। तो आगे और भी चैप्टर के टेस्ट पेपर है लेकर आ रही हूँ, साथ में रहिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय।